Unit 4, last topic in chapter contract of sale, rights of unpaid seller. Unpaid seller किसको बोलते हैं? As the word specify, वो सेलर जिसको अभी तक बायर ने पेमेंट नहीं किया है उसको बोलते हैं अनपेड सेलर. अनपेड सेलर के राइट्स क्या है? हु इज अनपेड सेलर? A seller is considered as an unpaid when the whole of the price has not been paid. पूरी कीमत ना दी हो, या तो a bill of exchange or any negotiable instrument have been received by him but dishonor. बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, चेक हो जो बायर ने दिया है मगर एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग वो डिसऑनर हो गया तो उसको बोला जाता है अनपेड सेलर. तो इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देर आर टू टाइप ऑफ राइट ऑफ अनपेड सेलर. अनपेड सेलर को दो प्रकार के अधिकार दिए, ये अपने डिटेल में देखना है. कितने टाइप से? टू टाइप्स. नंबर वन, राइट अगेंस्ट गुड्स. राइट अगेन गुड्स. एंड नंबर टू, राइट अगेंस्ट बायर. राइट अगेंस्ट गुड्स एंड नंबर टू, राइट्स अगेंस्ट बायर. तो देखते हैं. राइट ऑफ अनपेड सेलर against the goods. When the property in goods have passed to the buyer, an unpaid seller has the following rights against goods. यानी माल के हिसाब से उनके पास कौन से अधिकार दिए. तो नंबर वन, राइट ऑफ लीन. लीन का मतलब कब्जा रखना. अब इस पे थोड़ा ध्यान देना. अ राइट ऑफ लीन मीन्स अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड एज लॉन्ग एज प्राइस इज नॉट पेड. जब तक बायर पेमेंट नहीं करता वहां तक सेलर माल का कब्जा अपने पास रख सकता है. दिस मीन्स टू रिकवर द प्राइस सेलर कैन रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर. सीधी बात है कि जब तक तो मुझे पैसा नहीं देगा मैं तुझे माल नहीं दूंगा. बट दिस राइट इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग थ्री केस. बहुत काम की चीजें ध्यान देना, एक एक कंडीशन के साथ ध्यान देना कि लीन वाला अधिकार कब तक है. तो नंबर वन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बट प्राइस इज नॉट पेड. जैसे रोकड़ व्यवहार की बात चल रही है, ना बायर देने को मना कर रहा है तो मैं ना बोल दूंगा पैसा नहीं दे रहा है माल नहीं मिलेगा. नंबर टू, व्हेन गुड्स और सोल्ड ऑन क्रेडिट. माल हमने उधार पे दिया था, उधार पे बेचने का नक्की हुआ था, हाँ भाई चल कुछ समय की लिमिट दूंगा. बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म क्रेडिट प्राइस इज नॉट बीन पेड. बराबर टाइम खत्म हो गया, बायर पे नहीं कर रहा है. एंड नंबर थ्री, व्हेन बायर बिकम इंसॉल्वेंट. अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो ऑटोमेटिकली मैं माल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि इज नाउ नॉट एबल टू पे द प्राइस. बट बहुत काम की चीजें, द राइट ऑफ लीन डिपेंड अपॉन एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड. ये चीज पे ध्यान देना है कि ये अधिकार सेलर पास तभी होगा लीन करने का, कब्जा रखने का, जब गुड्स का पोजेशन सेलर के पास है. सो दिस राइट इज अवेलेबल ओनली इफ गुड आर इन पोजेशन ऑफ सेलर. सो दिस राइट इज ऑल्सो नोन एज पोजेशनरी लीन. इसको पोजेशनरी लीन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि कॉमन है कि जब तक मेरे पास माल का कब्जा है तो मैं माल अपने पास रख सकता हूँ. सिमिलरली the right of lien can be exercised by unpaid seller only for the price, not for the other charges. ये भी याद रखना कि भाई बायर पास से सेलर सिर्फ माल के पैसों के लिए ही कब्जा रख सकता है. वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बोलेगा आप 2 दिन लेट लेने आए तो 2 दिन वेयर हाउस का भाड़ा दो. क्लियर? अब सीधा है कि अगर दाखला तरीके एज्यूम करो कि भाई मैंने सेलर को बोला था 10,000 नंग कैलकुलेटर मुझे सेल करना. अब सेलर ने 3,000 कैलकुलेटर तो मेरे को पहले से ही बेच दिए, मगर बाद में पता चलता है कि भाई तौसीफ भाई का जो चेक है वो बाउंस हुआ है. तो सेलर क्या करेगा? 3,000 तो निकल गए तो उस पर तो कब्जा नहीं हो सकता. अपन बाकी के जो 7,000 डिलीवर करना बाकी है, 7,000 कैलकुलेटर डिलीवर करना बाकी है, उसके ऊपर वो कब्जा कर सकता है. क्लियर? अब टर्मिनेशन ऑफ लीन. अब टर्मिनेशन ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? तो टर्मिनेशन ऑफ लीन में सिंपल एंड सोबर बहुत अच्छे शब्द में दिया कि कब ये चीज
खत्म हो जाएगी, कब ये चीज खत्म हो जाएगी, यानी टर्मिनेशन ऑफ लीन, यानी ये अधिकार कब खत्म हो जाएगा। तो सीधा बताया है, when the seller deliver the goods to a carrier और अदर बेली टू बायर, हमने माल का कब्जा बायर को दे दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज हमारे हाथ से चली जाएगी। क्लियर। नंबर टू, वेयर द बायर लॉफुली ऑब्टेन द पोजीशन, बायर कायदे कानून से माल का कब्जा मंगवा लेता है। देन नंबर थ्री, व्हेन सेलर वेव इज राइट ऑफ लीन, लीन का मतलब भाई कब्जा उसके पास है ही नहीं, माल हाथ से निकल चुका है सेलर के, तो ऑटोमेटिकली सेलर के पास वापिस माल को कब्जा करने का राइट रहता नहीं। ये सीधी सी बात है ना कि भाई मैंने जैसे एग्जांपल मैंने दिया 10,000 कैलकुलेटर की डीलिंग हुई थी, 3,000 में ऑलरेडी सामने वाले को दे चुका हूँ, 3,000 कैलकुलेटर में पहले से एडवांस में सामने वाले को दे चुका हूँ, तो कॉमन है मैं अब सिर्फ कितने पर अधिकार कर सकता हूँ, कब्जा कर सकता हूँ भाई, जो 7,000 देना बाकी है उस पर, जो 3,000 का उसका तो कुछ आएगा ही नहीं। क्लियर। तो ये पहला होता है राइट ऑफ लीन। दूसरा आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज का मतलब होता है रोकना, स्टॉपेज का मतलब होता है रोकना, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, रास्ते में। देखो पढ़ो, दिस इज अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, यानी रास्ते में ही माल को रोक देना, एंड टू रिगेन इट्स पोजीशन, वापिस से माल मंगा के कब्जे में अपने कर लेना। कौन? सेलर। आफ्टर लूजिंग द पोजीशन ऑफ गुड, as long as goods are in transit, the unpaid seller can stop the good in transit। जैसे मैंने बोला 3,000 मेरे हाथ से निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए, मगर आनंद पहुंचे ने मुझे पता चला कि बायर तो इंसॉल्वेंट है, या तो बायर का चेक बाउंस हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, आनंद में माल की डिलीवरी रोक दूंगा। नंबर टू, कैन टेक बैक द पोजीशन, माल वापिस मंगा लूंगा। एंड नंबर थ्री, रिफ्यूज टू डिलीवर, ने डिलीवर करने का मना कर दूंगा, पेमेंट दे तो माल आगे निकलेगा। अब ये राइट भी कब अवेलेबल है, तो दो ही चीज, कि जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया, एंड नंबर टू गुड्स कहाँ पे है, रास्ते में है। अपने हाथ में होता तो ये चीज आती ही नहीं, क्योंकि अपने हाथ से तो निकल चुका है ट्रांजिट में। अगेन टर्मिनेशन ऑफ दिस राइट, अब ये अधिकार भी कब चले जाता है, तो सीधी बात है जो ऊपर वाले पढ़े तो वही सोन पॉइंट है। इफ द बायर और एजेंट ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, रास्ते में से आनंद में ही बायर ने खरीद लिया, कब्जा ले लिया, तो हमारे पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार चले गया। नंबर टू, if after the arrival of good at destination the carrier agree to keep it on behalf of buyer, यानी रास्ते में बायर के बिहाफ पे ही खरीदने वाले ने पकड़ लिया। एंड नंबर टू, नंबर थ्री जो नंबर टू से डी करता है, इफ कैरियर रिफ्यूज द डिलीवर द गुड्स टू द बायर। क्लियर है ना, सीधी बात है, रिफ्यूज टू डिलीवर गुड टू द रॉन्गफुली, सेलर आएगा। क्लियर। तो ये हुआ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में माल को रोक देना। और तीसरा राइट आता है राइट ऑफ रीसेल। अब ये कब होगा, तो सेम कंडीशन है, रीसेल का मतलब जो माल बायर को देना था, बायर खरीदने से मना कर रहा है, सॉरी बायर्स पेमेंट करने से मना कर रहा है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बायर का कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक बाउंस हो गया, तो कौन सी शर्तों में सेलर वही माल को रीसेल कर सकता है। तो नंबर वन, व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, ऐसा गुड्स है जो खराब हो जाएगा। नंबर टू, व्हेन द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि भाई तू ये समय तक पैसा नहीं देगा तो ये माल मैं किसी और को बेच दूंगा। एंड नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर सेलर इज गिवन नोटिस टू बायर, सेलर ने क्या करी है, नोटिस दे रखी है ऑफ हिज इंटेंशन टू सेल इवन आफ्टर प्राइस इज नॉट पेड विद इन रीजनेबल टाइम, कि भाई मैंने नोटिस दी फिर भी बायर पेमेंट नहीं कर रहा है तो ये माल में बेच दूंगा। इसको बोलते राइट ऑफ रीसेल। फर्दर इन केस ऑफ रीसेल, फर्दर इन केस ऑफ रीसेल, if there is a loss to seller,
he can recover it from the buyer because क्यों, it is a result of breach of contract by buyer। क्यों, जैसे दाखला तरीके भाई, जो माल हमारे बेचना था वो माल थोड़ा लेट में जा रहा है, क्लियर। इसी तरह अगर कोई सरप्लस होता है तो बायर नहीं मांग सकता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान देना, एक एक कैलकुलेटर की कीमत 100 रुपये है, कैलकुलेटर की कीमत 100 रुपये है, बराबर है। अब बायर खरीदने नहीं आया तो वो कैलकुलेटर मैंने 90 रुपये में बेच दिया, तो 10 रुपये लॉस हुआ, तो 10 रुपये ओरिजिनल बायर पास से मांगूंगा, भाई तेरे वजह से नुकसान हुआ। मगर यही कैलकुलेटर 110 या 120 में जाएगा तो बायर, जो जूना बायर था, वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई नफा हुआ है 20 रुपये दो, क्लियर। In case notice is not given, the unpaid seller is not given, the unpaid seller is not entitled। हाँ, मगर ये भी कंडीशन क्या है कि भाई मैं लॉस कब मांग सकता हूँ, जब मैंने बायर को नोटिस दी होगी। पॉइंट नंबर 4 काम का नहीं है। छिल्ला आता है, वो अभी तक 3 देखे। पहला था राइट ऑफ लीन, यानी माल का कब्जा रखना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में माल रोक लेना। राइट ऑफ रीसेल, तो ये बायर सेलर के पास अधिकार होते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अब आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। अनपेड सेलर का बायर पे क्या राइट बनता है, तो नंबर 1, शीव फॉर प्राइस, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड हैज पास टू द बायर। माल चले गया, जैसे गुड्स का कब्जा हाथ से चले गया है, तो कॉमन है गुड्स पे तब कोई अधिकार नहीं बनता, तो डायरेक्टली सेलर का राइट किस पे होता है, बायर पे। and buyer refuse to pay the price, the seller can sue against him for the price of the goods. Number 2, when the property in goods has not passed to buyer and price is payable on certain day against the price of the goods. And number 2, sued for damages, वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि अगर बायर गुड्स एक्सेप्ट करने से मना कर देता है या बायर के वजह से कुछ नुकसान होता है, तो सेलर बायर पास अमाउंट के साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। नंबर 3 बहुत खतरनाक पॉइंट है, रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर ड्यू डेट, नॉट ड्यू डेट, इट इज बिफोर ड्यू डेट। क्या बोला है, ध्यान देना, where the buyer repudiate the contract of sale before the date of delivery, a seller may treat the contract as a subsisting and wait till the delivery, or may treat the contract as the repudiate and sue the buyer for the damages। यानी अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले ही नाटक करता है, कैंसिल करने की बात करता है, तो सेलर के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि लास्ट डेट तक राह देखे, या तो सामने वालों को अभी तक बनाने में जितना डैमेजेस हुआ है सेलर को, उतना डैमेजेस वो क्लेम कर ले। एंड नंबर 4, सूट फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब जो लेट पेमेंट पेमेंट का जो ब्याज लगता है वो मांगेगा। वे देर इज स्पेसिफिक, याद रखना कि इंटरेस्ट भी कब होगा, जब तुम्हारा एग्रीमेंट कैसा होगा, स्पेशल बायर के मुताबिक माल बना होगा। when there is specific agreement between seller and buyer regarding payment of interest on price of good, payment on interest on price of good from the date of notice, these rights are rights of unpaid seller against the buyer personally। ये तुम्हारा हुआ राइट ऑफ अनपेड सेलर, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे आईएमपी है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस लॉ का कंप्लीट यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ओवर होता है।